नमस्कार दोस्तों, सीटेट एग्जाम के लिए सोशल साइंस के पीवाईक्यू क्वेश्चन की महामैराथन वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में जितने क्वेश्चन कराऊंगा सभी क्वेश्चन संपूर्ण सिलेबस को कवर करेंगे। यह वीडियो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी अन्य प्रकार की जानकारी होगी, जहां से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वे सभी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको यहां पर बताकर चलूंगा, ताकि परीक्षा में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उस क्वेश्चन को कर सको। चलिए शुरू करते हैं। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखन कार्य किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा जेम्स मिल। जेम्स मिल एक ऐसा व्यक्ति था जिसने भारत के इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। एक तो हिंदू में डिवाइड कर दिया, दूसरा इसने मुस्लिम में डिवाइड कर दिया, और तीसरा पार्ट क्या था? तीसरा पार्ट था ब्रिटिश। तीसरा पार्ट क्या था? ब्रिटिश। यानी कि भारत के इतिहास को हिंदू भारत होगा, मुस्लिम भारत होगा और ब्रिटिश भारत होगा। इस व्यक्ति ने 3 पार्ट में भारत के इतिहास को डिवाइड कर दिया था, बांट दिया था। इसकी पुस्तक कौन सी है? ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, है ना। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसने लिखा है? जेम्स मिल ने लिखा है। अब मैं आपको बताना चाहूँ जेम्स मिल के बारे में। इसने 1817 में ही ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखा था, और ये स्कॉटलैंड का ये कौन था? ये दार्शनिक था, इतिहासकार भी था, है ना। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और ये अर्थशास्त्री भी था, अर्थशास्त्री था स्कॉटलैंड का, और इसी ने ही ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जैसी पुस्तक को लिखने का काम किया था। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न की। यहाँ पर आपको बताना क्या है? मिलान करना है। अतीत को समझने हेतु प्राथमिक स्रोतों के स्थानों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको मिलान करना है। क्वेश्चन परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। पयमपल्ली, पयमपल्ली ये आपके आंध्र प्रदेश में पड़ती है, यानी कि दक्षिण भारत का एक स्थान है पयमपल्ली, जहाँ पर का मिला था? काला चना, ज्वार बाजरा, मवेशी, भेड़, सुअर की हड्डी, मतलब कि काला चना पयमचल्ली से प्राप्त हुआ है। ज्वार बाजरा, मवेशी और भेड़, सुअर, इनकी हड्डियों के स्रोत कहाँ से प्राप्त हुए हैं? पयमपल्ली से ही प्राप्त हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कोल्डी हवा की, कोल्डी हवा जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े देखने को यानी कि स्रोत के रूप में प्राप्त हुए हैं। वहीं अगर मैं बात करूं महागढ़ा की, यहाँ पर चावल और मवेशी के दार्जिलिंग हेडिंग में खरल और मूसल जेडाइट के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही आंसर पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। पयमपल्ली ये आंध्र प्रदेश में है, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। तो यहाँ से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं आपको मैंने यहाँ पर बता दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आगे क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर कथन दिया गया है और आपसे पूछा है किस व्यक्ति का ये कथन है? राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता है, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते हैं। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे, ईमानदारी को बढ़ावा दे। यह वाक्य निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन इतिहासकार ने लिखा था? यह वाक्य किस व्यक्ति ने लिखा था आपको यहाँ पर बताना है। उस व्यक्ति का नाम था फक्र ए मुदव्विर। फक्र ए मुदव्विर ने यह कथन यहाँ पर लिखा था, ठीक है ना। और यहाँ पर मैं बात करूँ मिनहाज ए सिराज की, राइट आंसर आपका थर्ड वाला होगा। मिनहाज ए सिराज ने लिखा था रजिया योग्य थी अपने भाइयों से। रजिया कई गुना, है ना, कई गुना अपने भाइयों से कैसी थी? योग्य थी, अपने भाई से योग्य थी। ये किसने लिखा है? ये मिनहाज ए सिराज ने लिखा है। किसने? मिनहाज ए सिराज ने लिखा है, जो कि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है मुगल वास्तुकला के संदर्भ में बांग्ला गुंबद का उपयोग दर्शाता है। बांग्ला गुंबद का मतलब क्या होता है आपको यहाँ पर बताना है। इसका मतलब होता है मुगल वास्तुकला पर क्षेत्रीय शैली का प्रभाव। मुगल वास्तुकला का क्षेत्रीय शैली पर प्रभाव बांग्ला गुंबद दर्शाता था मुगल काल में। यहाँ पर आ चुका है अगला प्रश्न। यहाँ पर कहता है 1651 में पहला अंग्रेजी कारखाना खोला गया था। पहला अंग्रेजी कारखाना कहाँ पर खोला गया था आपको बताना है। ये खोला गया था हुगली नदी के किनारे, है ना।
हुगली नदी के किनारे आपके पश्चिम बंगाल यानी कि कलकत्ता में ही पड़ता है स्थान, हुगली नदी के किनारे। वहीं पर सबसे पहला अंग्रेज़ों ने अपना कारखाना खोला था 1651 में। किस लिए खोला था, एग्जाम में पूछा गया है, आधार स्थापित करने के लिए, अपना वो बेस स्थापित कर सकें जहाँ से वो व्यापार को नियंत्रित कर सकें, है ना। तो व्यापार यानी कि आधार स्थापित करने के लिए 1651 में इन्होंने अपना पहला कारखाना हुगली नदी के किनारे पर खोला था। चलिए यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है, स्थानीय स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर विलियम एडम की रिपोर्ट के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। एडम एक व्यक्ति है, विलियम एडम, है ना, जिसने क्या किया था, रिपोर्ट तैयार की थी, भारत की शिक्षा के बारे में भी इसने तैयार की थी। तो उसी के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर सही जवाब बताना है, ठीक है ना। बंगाल और बिहार में 1 लाख से अधिक पाठशालाएं थी, ऐसा विलियम एडम ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पाठशालाएं धनी लोगों या स्थानीय समुदाय के द्वारा बनवाई गई थी या स्थापित की गई थी, ये भी इसकी रिपोर्ट में बताया गया है। ये छात्रों को अपनी शिक्षा के लिए केवल मामूली शुल्क देना पड़ता था, केवल मामूली शुल्क नहीं देना पड़ता था, ये यहाँ पर आपका गलत होगा। यह लचीली शिक्षा प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल थी, सही ये अनुकूल थी। तो यहाँ पर ABD 4 वाला राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है, औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा बाद के समय में कुछ झूम किसानों को आरक्षित वनों में भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर खेती करने की अनुमति दे दी गई थी। यानी कि अंग्रेज जो अधिकारी थे उन्होंने नियंत्रण तो कर ही लिया था झूम खेती वाले क्षेत्र पर, परंतु इन्होंने अनुमति दे दी थी बाद में किसानों को कि झूम खेती आप लोग कर सकते हो। झूम खेती क्या होती है, जहाँ जंगल हो, वनस्पतियाँ हों, उनको काट करके जला देना ही और स्थान बदल बदल कर की जाने वाली खेती को ही झूम खेती के नाम से जाना जाता है, जो कि घुमत्तू खेती भी इसी को ही बोलते हैं। अब आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर बताना है। तो यह जो खेती थी किस लिए दोस्तों यहाँ पर की गई थी, वन विभाग को सस्ते श्रम की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, यानी कि इनको श्रम चाहिए थे, इसलिए इन्होंने भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर खेती करने की अनुमति दे दी थी अंग्रेजी अधिकारियों ने। राइट आंसर बी वाला यहाँ पर आपका हो जाएगा, यानी कि थर्ड वाला केवल और केवल बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न की। यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही जवाब दीजिए। अभिकथन ए, झूम खेती घुमत्तू खेती होती है। बिल्कुल, जो झूम खेती होती है ये स्थान बदल बदल कर की जाती है, यानी कि एक भ्रमणशील खेती होती है, जो कि जगह बदल बदल कर की जाने वाली खेती होती है। इसमें वनस्पतियों को काट कर जलाकर करने वाली खेती होती है। तो पहला कथन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कारण, इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों के बड़े बड़े भूखंडों पर की जाती है। बिल्कुल सही हो जाएगा, जंगलों के भूखंड को जलाकर के की जाती है, काट कर, है ना। तो ये भी यहाँ पर कथन सही दिया गया है। अब आपको यहाँ पर सही बताना है कौन सा सही होगा। तो थर्ड वाला यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। आर गलत यहाँ पर कैसे है उसको आप लोग समझो। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों के बड़े बड़े भूखंडों पर की जाती है। नहीं, जंगल के बड़े बड़े भूखंड पे नहीं की जाती है, जहाँ पर ज़्यादा आपकी वनस्पतियाँ ना हो, मतलब कि कम हो, थोड़ी कम हो। अगर घना जंगल है तो उसको काटने में प्रॉब्लम होगी, किसानों को भी होगी, तो वहाँ पर कैसे खेती होगी। यहाँ पर एक शब्द आया है बड़े बड़े भूखंड, इसलिए गलत है, ठीक है ना। अधिकांशतः जंगल वाले क्षेत्र में की जाती है, ये तो बात सही है, लेकिन बड़े बड़े भूखंड पर नहीं की जाती है। तो इसलिए यहाँ पर पहला राइट आंसर हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, किस बारे में है, भारत में सती प्रथा के बारे में है। आपको यहाँ पर सही आंसर बताना है सती प्रथा के बारे में। चलिए आपको यहाँ पर राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर बताता हूँ। यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, सबसे पहले आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। राजा राम मोहन राय ने अपने लेखन द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं दी गई। तो ये तो मेरे हिसाब से ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सिद्ध किया है। आपसे पूछा गया है सती प्रथा के बारे में, है ना, सती प्रथा के बारे में पूछा गया है। लेकिन जो विधवा यहाँ पर लिखा है विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं है, ये तो बात सही है, विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं है। ये भी आपके राजा राम मोहन राय ने ही ये लेखन के द्वारा सिद्ध किया है ना। और विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए ऐसा मानते थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी सती प्रथा की आलोचना करने लगे थे। सही हो जाएगा।
1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई थी, सही हो जाएगा। 1835 में सती प्रथा, ये गलत है, डी आपका गलत है। जिन जिन में डी है उसको सबसे पहले आप लोग यहाँ से हटाओगे, है ना। बचेगा आपका कौन सा, ए बी सी। क्या यहाँ पर ए बी सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा या ए बी होगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ए बी सी ही यहाँ पर हो जाएगा। कौन सा, ए बी सी यहाँ पर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना, जो आपका राजा राम मोहन राय जो व्यक्ति है जो कि महत्वपूर्ण है, उनसे हर बार एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। किसी भी वर्ष का पेपर आप लोग उठा करके देख सकते हो, है ना। तो राजा राम मोहन राय को याद रखना, सती प्रथा के लिए इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, है ना। 1829 में पाबंदी भी लगा दी गई थी, अंग्रेज भी आलोचना करने लगे थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर बताया। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, किसने तर्क प्रस्तुत किया कि सभी धार्मिक अधिकारी सामाजिक विभाजनों असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं? यह कि सामाजिक समानता पाने के लिए अछूतों को स्वयं को सभी धर्मों से मुक्त करना होगा। ये किसने तर्क दिया था? मैंने आपको बताया था, नारायण गुरु हो गया, ज्योतिबा फूले होगा, ईवी रामास्वामी अम्बेडकर। इन व्यक्ति से एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये व्यक्ति महत्वपूर्ण है। इन व्यक्तियों के बारे में सारा निचोड़ अभी आपको बता देता हूँ, टेंशन मत लो। आप सभी लोग वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक तो आप लोग कर ही दो, और अपने 5 से 6 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करोगे तो वीडियो पे आपके जो व्यूज़ होंगे वो अधिक आएंगे, क्योंकि अधिक दोस्तों की यहाँ पर मदद हो सकती है आपके द्वारा ही, है ना। आप 5-5 के साथ शेयर करोगे, वो भी 5-5 के साथ शेयर करेंगे, तो ऐसे सबकी यहाँ पर आपकी मदद होने वाली है, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को आपको यहाँ पर करवाता हूँ। किसने तर्क दिया था कि सभी धार्मिक अधिकारी सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं? यह कि सामाजिक समानता के लिए अछूतों को स्वयं सभी धर्मों से मुक्त होना होगा। ये जो कथन था, ये कथन किसने दिया था? ईवी रामास्वामी नायकर ने दिया था। और इन्होंने ही क्या किया था दोस्तों, आपको पता होगा, ईवी रामास्वामी नायकर ने ही इसीलिए इस कथन के कारण ही इन्होंने आत्म सम्मान आंदोलन चलाया था, जिसको स्वाभिमान आंदोलन भी बोलते हैं। स्वाभिमान आंदोलन भी इसी को ही बोला जाता है, आत्म सम्मान आंदोलन को, ठीक है ना। BR अम्बेडकर ने ना, इन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया था। कौन सा? मंदिर प्रवेश, यहाँ पर लिख देता हूँ, मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने चलाया था? अम्बेडकर साहब ने चलाया था। वहीं नारायण गुरु जो थे, इन्होंने नारा कौन सा दिया था? वो नारा एग्जाम में कई बार पूछा गया, महत्वपूर्ण है, एक ईश्वर एक जाति, एक ईश्वर एक जाति एक धर्म, एक ईश्वर एक जाति एक धर्म। ये नारा किसने दिया था? ये नारायण गुरु ने नारा दिया था। एग्जाम में छपेगा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ज्योतिबा फूले ने 1873 में क्या किया था? गुलामगिरी पुस्तक लिखी थी, है ना, गुलामगिरी किताब भी लिखी थी। उसी के साथ इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना भी इसी व्यक्ति ने की थी। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी पुस्तक भी लिखी थी, ठीक है ना। अमेरिकी गृह युद्ध के बारे में यह पुस्तक संबंधित है। जो दास लोग थे, उनको गुलामी से, बेड़ियों से छुड़ाने वाले लोगों के बारे में यहाँ पर बताया गया है गुलामगिरी पुस्तक में। राइट आंसर आपका थर्ड वाला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, किसके बारे में है? रोलेट एक्ट के बारे में है। रोलेट एक्ट 1919 में था, है ना, 1919 में चलाया गया था। रोलेट एक्ट को काला कानून भी बोलते, क्या बोलते? काला कानून भी बोलते हैं इसी को ही। उसी के संदर्भ में आपको ABC यहाँ पर कथन दिए गए हैं, और उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर सही वाला आंसर बताना है, सही वाला। चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ। रोलेट एक्ट ने, यहाँ पर क्या है? रोलेट एक्ट ने मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया और पुलिस के अधिकारों को मजबूत कर दिया था। बिल्कुल सही, इसने ऐसा ही किया था। मोहम्मद अली जिन्ना इस एक्ट का समर्थन किया, जबकि महात्मा गांधी और इन एक्ट में संशोधन करना चाहते थे। अरे भैया, ये संशोधन कुछ भी नहीं करना चाहते थे। महात्मा गांधी हो, जितने भी भारत के बड़े बड़े नेता हो, सभी ने इसका विरोध किया था, क्योंकि ये काला कानून था। बिना किसी मुकदमे के 2 वर्ष में, मतलब कि 2 वर्ष जेल में रखने का प्रावधान इसमें कर दिया गया था, है ना। ऐसे ही लोगों को उठाओ जेल में डालो, ये वाला प्रावधान था इसमें। तो इसमें संशोधन, ये तो आपका गलत हो ही गया बी वाला। जबकि हिंदू और मुसलमान दोनों ही रोलेट एक्ट के विरोध में थे, तो बात सही है। तब भी रोलेट एक्ट सत्याग्रह ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण भारतीय संघर्ष नहीं बना था दोस्तों, बना था। यहाँ पर लिखा नहीं बना, इसलिए ये भी गलत हुआ। तो मेरे हिसाब से ए ही केवल सही होगा, थर्ड वाला, केवल ए सत्य है। ओनली ए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में दिया गया है,
निम्नलिखित में से कौन सा बदलाव अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश का दोबारा नियंत्रण पा लेने के बाद में किया? यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। पहला वाला ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी बात से अंग्रेजों ने 1859 में आखिर देश तक दोबारा नियंत्रण पा लेने के बाद यही किया था, है ना, भरोसा दिलाया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आपका आ चुका है जिसमें कहा गया है निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान से महात्मा गांधी ने स्थानीय आंदोलनों में हस्तक्षेप की शुरुआत की थी? कहाँ से इन्होंने की थी? अमृतसर ही तो आपके पंजाब में पड़ता है ना। जलियांवाला बाग यहीं पर आपकी घटना घटित हुई थी, मुंबई, खेड़ा या दिल्ली? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जो आए थे दक्षिण अफ्रीका से, तो उन्होंने सबसे पहले जो खेड़ा है ना, खेड़ा ये कहाँ पर है आपका? आपको पता होगा खेड़ा है गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में है। वहाँ पर सबसे पहले आंदोलन इन्होंने किया था। कहाँ पर किया था? खेड़ा में इन्होंने सबसे पहले आंदोलन किया था। ये आपको पता होना चाहिए, गुजरात में है। खेड़ा के बाद ये आ गए थे बिहार में। बिहार में कौन सी जगह है आपकी? आपको पता होगा चंपारण, है ना। चंपारण सत्याग्रह में ये सम्मिलित हुए थे, आपको पता होगा। चलिए आगे यहाँ पर बात करूँगा। यहाँ पर आपको मिलान करना है। क्या करना है? आगे आपको यहाँ पर मिलान करना है। भारतीय संविधान में वर्तमान विषयों की सूची के संदर्भ में निम्नलिखित का सुमेल कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। चलिए आपको यहाँ पर बताता हूँ। राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची, यहाँ पर मुद्दे दिए गए हैं। आपको पता होगा रक्षा जो संबंधित है ये संघ सूची में आता है, यानी कि केंद्र स्तर पर आता है सुरक्षा। तो बी का यहाँ पर सेकंड होगा। बी का सेकंड आपकी किस में दिया गया है? दूसरे में भी दिया गया है और चौथे में भी दिया गया है। शिक्षा जो है, पुलिस आपकी आती है राज्य सूची में, आपको पता ही होगा। ए का थर्ड हो जाएगा। ए का थर्ड आपके फोर्थ में है, तो फोर्थ वाला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सी का फर्स्ट हो जाएगा। शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का मामला है। शिक्षा काहे का मामला है? समवर्ती सूची का मामला है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया, राज्य सूची का मामला होगा पुलिस वाला, समवर्ती सूची का मामला होगा शिक्षा वाला, संघ सूची का मामला होगा रक्षा वाला। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। दोस्तों मैं आप लोगों को बता कर थक गया हूँ, क्या ही कहूँ, कुछ भी नहीं कह सकता हूँ आपको, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कैसा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पिछली आपने कई वीडियो में देखा होगा कि हम आपको कई बार एक ही क्वेश्चन करा देते हैं। कारण है क्योंकि वो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे, कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त बीच वाले क्षेत्र में किस नाम से जानते हैं? उष्ण कटिबंध तो कर्क और मकर रेखा के बीच को जानते हैं। उत्तरी शीत कटिबंध, उत्तरी शीतोष्ण या दक्षिण शीतोष्ण। तो राइट आंसर आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर होगा उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पर क्या आपको कटिबंध वाला बता दूं? चलिए बता ही देता हूँ। ये है अपनी ग्लोब, बीच की रेखा होती है जीरो इक्वेटर पर, जीरो अक्षांश पर। इसको भूमध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? भूमध्य रेखा इसी को बोलते हैं। इसके ऊपर होती है ये वाली कर्क रेखा। क्या होती है? कर्क रेखा। और नीचे होती है मकर रेखा। ये मकर हो गई, ऊपर हो गई ये वाली कर्क रेखा। इनका दोनों का मान 23.5 होता है। कितना होता है? 23.5 होता है। ये उत्तरी गोलार्ध में है और नीचे वाली दक्षिणी गोलार्ध में इसका मान भी 23.5 डिग्री होता है, ठीक है ना। जो कर्क रेखा ये वाली है और ये मकर रेखा है, इनके बीच का जो क्षेत्र होता है ये वाला क्षेत्र जो होता है, यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध बोलते हैं, उष्ण कटिबंध बोलते हैं। और ये जो आपकी कर्क रेखा है और ये उत्तर ध्रुव वृत्त है, ये वाला है ना, ये वाला क्षेत्र कैसा होता है? इसके यहाँ पर इतना वाला ये वाला जो क्षेत्र होता है ये बहुत ठंडा होता है ना। इसको शीतोष्ण यानी कि ठंडा भी होता है, गर्म भी होता है। और जो सबसे ऊपर वाला आता है ध्रुव, ये बिल्कुल ही ठंडा होता है ना। ये यहाँ पर आपका उत्तर ध्रुव वृत्त और ये मकर रेखा वाला क्षेत्र, उसी प्रकार कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव वाला क्षेत्र। यहाँ पर फिर समझ लो आप इस प्रकार से, यहाँ पर, ठीक है ना। तो बीच वाली रेखा आपकी भूमध्य रेखा होगी, ये कर्क रेखा होगी, ये उत्तरी ध्रुव वृत्त है और नीचे वाला ये दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। कर्क रेखा और ये ध्रुव वृत्त वाला क्षेत्र कैसा होता है? शीतोष्ण होता है। कैसा? उत्तरी शीतोष्ण, क्योंकि ये उत्तर में है। और नीचे वाला अगर मकर रेखा यहाँ पर दे दिया जाता तो ये दक्षिणी वाला यहाँ पर हो जाता दक्षिणी शीतोष्ण। अंतर इतना दोनों में है। और ध्रुव पर तिरछी किरणें पड़ने के कारण ध्रुव आपके कैसे होते हैं? ध्रुव आपके ठंडे होते हैं, बर्फें जमी रहती हैं। और कर्क और मकर रेखा वाला क्षेत्र होता है, कर्क प्लस मकर रेखा वाला, इसको क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध बोलते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर सीधी पड़ती हैं, ठीक है ना।
तो उसी हिसाब से मैंने आपको यहाँ पर राइट आंसर बताया, सारी जानकारी भी आपको यहाँ पर एक साथ मैंने बता दी। चलिए आगे यहाँ पर बात करेंगे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, माध्यमिक विद्यालय में एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को ग्लोब पर किसी स्थान की अवस्थिति को पहचानने की प्रक्रिया में संलग्न करवाना चाहती है, निम्न में से किस जानकारी की उसे आवश्यकता होगी। तो बच्चों को वो ग्लोब की सहायता से स्थान पहचानने में सहायता करती है। अक्षांश जिस पर उत्तर या दक्षिण लिखा हो, देशांतर जिस पर पूर्व या पश्चिम लिखा हो, विषुवत वृत्त से दूरी। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अक्षांश जिस पर उत्तर या दक्षिण लिखा होना चाहिए, देशांतर जिस पर पूर्व या पश्चिम लिखा होना चाहिए। क्योंकि जो ग्लोब होती है इसमें जो अक्षांश रेखा होती है इस प्रकार की अक्षांश है ना, ये आपका होता है, ये मतलब कि अक्षांश, ये आपके अक्षांश रेखाएं होती हैं इस प्रकार की, ये देशांतर रेखाएं होती हैं है ना, देशांतर रेखाएं होती हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। पहला और दूसरा यहाँ पर राइट आंसर होगा ए और बी। सेकेंड वाला इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर बात करेंगे अगले प्रश्न की। यहाँ पर ये क्वेश्चन है टाइम से संबंधित। तो टाइम वाला भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको चलिए यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है ना। तो भारत में केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के खुलने का टाइम 9 बजे सुबह है भारत मानक समय। लखनऊ के समीप 81 डिग्री पूर्व देशांतर पर और कोहिमा के समीप 94 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालय खुलने का स्थानीय समय क्या होगा। कोई दिक्कत आपको घबरानी नहीं है, यहाँ पर घबराना तो आपको बिल्कुल ही नहीं है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कम से कम कितना बताऊँ आपको, 10 से 15 बार तो पूछा ही गया है, इससे भी ज़्यादा 20-25 बार पूछा गया है ना। तो एक मतलब कि किसी के कमेंट बॉक्स में पढ़ रहा था, तो मतलब कि कमेंट में किया था ना कि टाइम वाले सर क्वेश्चन बता दो, इस प्रकार से कैसे करेंगे। तो समझ लो भारत का टाइम आपको पता ही है 82:30 है। कितना है, 82:30 है। आपको यहाँ पर 81 उत्तर प्रदेश के लखनऊ का टाइम देशांतर में है, तो इसका अंतर कितना होगा, इस यहाँ पर आपको 81 घटाना है तो कितना बचेगा, यहाँ पर 1.5 बचेगा। कितना, 1.5 डिग्री यहाँ पर बचेगा। मैंने आपको बताया था ना 1 डिग्री बराबर होता है आपका 4 मिनट, तो 1.5 डिग्री में कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 चौके 60 यानी कि 6 क्या होगा, 6 मिनट होगा। क्या होगा दोस्तों, 6 मिनट हो जाएगा। 9 बजे पूर्वाह्न का टाइम है तो 6 मिनट पूर्व यानी कि पूर्व देशांतर, तो 6 मिनट कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 6 मिनट कम हो जाएंगे। 9 बजे में से 6 मिनट कम करो दोस्तों, कितना होगा आपका, होगा यहाँ पर 8:54 आपका पहले में दिया गया। बस आंख मूंद कर आपको राइट आंसर मारना है, कुछ भी नहीं करना है, बस कुछ भी नहीं करना है आपको, आंख मूंद कर राइट आंसर मार देना है, ठीक है ना। बस आपको राइट आंसर मार देना है। पूर्वाह्न का यहाँ पर टाइम आपका हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो ये पूर्व देशांतर है उत्तर प्रदेश है ना, और कोहिमा जो है ये आपके, कोहिमा किसकी राजधानी आपको पता ही होगा, पूर्व में कोहिमा आपका पड़ता है। पूरब का टाइम आगे होता है, कैसा टाइम होता है, आगे इसका टाइम होगा। सूर्य सबसे पहले पूरब में उदय होता है। 94 डिग्री है तो 82 82.5 अपने भारत का है ना, 82.5 भारत का है। 94 और 82 का अंतर आप सबसे पहले करोगे तो 2 आएगा, 12 आएगा, 12 डिग्री मान लो लगभग में, और इसमें आपको 4 का गुणा करना पड़ेगा। 12 चौके 48 यानी कि 48 मिनट यहाँ पर आपका आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, 48 मिनट यहाँ पर आ जाएगा। 9:46 यानी कि 9:48 कह लो या आप 46 कह लो, क्योंकि हमने आपको पॉइंट वाला हटा दिया था, है ना, पॉइंट वाला मैंने हटा दिया था। तो आप लोग यहाँ पर समझ चुके होंगे, राइट आंसर यहाँ पर पहला वाला हो जाएगा। पुनः आप लोग एक बार और समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। भारत का टाइम 82.5 है। कितना है, 82.5 है। 81 यहाँ पर लखनऊ का टाइम है, तो 81 को माइनस करोगे कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर आएगा आपका, कितना आएगा, 1.5 आएगा, 1.5 डिग्री। 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, तो 1.5 डिग्री में आपके 6 मिनट होंगे। 6 मिनट पीछे होगा क्योंकि पूरब का टाइम है, तो यहाँ पर 54 आ जाएगा। उसी प्रकार आगे का इसमें जोड़ देना है, बस कुछ भी नहीं करना है। पहला वाला राइट आंसर 100% हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर बात करेंगे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। आगे का क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, दक्षिण ध्रुव व्रत वही बात दोस्तों जो मैंने अभी आपको ऊपर में बताई। अगर आपको इस क्लास में मज़ा आ रहा है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि सर लगातार अंतिम समय तक PYQ क्वेश्चन करा दो ताकि हमारा भला हो जाए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ मुझे, तो आपको सभी वीडियो PYQ पर आधारित कराऊंगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन वही बार बार पूछा जाता है। थोड़ा बहुत चेंज होगा, ज़्यादा चेंज नहीं होगा, आप लोग देख सकते हो। तो दक्षिण ध्रुव व्रत, दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है भैया। देखो ये है आपकी विषुवत रेखा, ये आपका दक्षिण ध्रुव, और ये दक्षिण ध्रुव व्रत। यहाँ पर
ये वाला जो क्षेत्र है बहुत ही ठंडा होता है, बहुत ही ठंडा होता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें बिल्कुल ही तिरछी पड़ती हैं, बिल्कुल तिरछी पड़ती हैं, इसलिए बहुत ही ठंडी होती है यहाँ पर। तो पहला वाला तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती हैं और कम ऊष्मा देती, ये भी करेक्ट होगा। तो भैया दोनों यहाँ पर आपके कैसे दिए गए, दोनों सही दिए गए हैं ना। तो पहला वाला क्या राइट आंसर होगा, दोनों सही है और सही व्याख्या यहाँ पर करेगा। तो पहला वाला इस क्वेश्चन का 100% राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, ये भी आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेना, शायद नोट भी आप लोग कर सकते हो अपनी नोटबुक में, शायद रिवीजन के वक्त काम आ जाए, या देखते रहो सुनते रहो, बस आपका भला हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित कारणों में से किस कारण चाप झील बनती है। चाप झील तो नदियों के द्वारा बनती है, चाप झील किसके द्वारा बनती है, ये चाप झीलें आपकी नदियों के द्वारा बनती हैं। अपरदन के द्वारा भी चाप झीलें बनती हैं, निक्षेपण के द्वारा भी बनती हैं, विसर्पण के द्वारा भी बनती हैं। तो ए बी सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ये सभी आकृतियाँ आपकी नदियों के द्वारा ही बनाई जाती हैं, है ना। अपरदन भी बनाया जाता है, निक्षेपण, चाप झील, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आगे क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन तो आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कर ही सकते हो, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको कर ही सकते हो, क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा परपटी से क्रोड तक मुख्य खनिजों की उपलब्धता का सही क्रम है। सही क्रम भैया, जो अपनी पृथ्वी की आंतरिक परतें होती ना, सबसे ऊपर पहले नंबर पे होती है परपटी, पहले पे होती है परपटी, दूसरे पे होती है मेंटल, दूसरे पे होती है मेंटल, तीसरे पे क्या होती है भैया, क्रोड होती है। तो इस ये वाला क्रम होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है परपटी से क्रोड तक मुख्य खनिजों का सही क्रम। तो परपटी पहले आएगी, मेटल बीच में आएगी, लास्ट में क्रोड आएगी, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये भी बताया था, परपटी को सियाल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सियाल भी बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। मेटल को सीमा बोलते हैं, SIMA, सीमा। क्रोड को निफे भी बोलते हैं, क्रोड को निफे बोलते हैं, क्योंकि खनिज परपटी जो ऊपरी परत है इसमें सियाल पाया जाता है। सिल्का, SI का मतलब सिल्का, AL का मतलब एलुमिना। मेंटल जिसमें सीमा, SI का मतलब सिल्का, MA का मतलब मैग्नीशियम। क्रोड, निफे, NI का मतलब निकल, Fe का मतलब फेरस यानी कि लोहा, ये धातुएं पाई जाती हैं। पहले नंबर पे सियाल, दूसरे पे सीमा, तीसरे पे निफे आएगा। तो पहले पे सियाल आएगा, दूसरे पे सीमा, फिर निफे आएगा। राइट आंसर सेकंड ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा, है ना। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया, सियाल, सीमा, निफे। सबसे पहले आपका आएगा सियाल, फिर आएगा सीमा, फिर आएगा आपका निफे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का यही वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हुआ दोस्तों, ये वाला हुआ आपका सेकंड वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट था जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया। और एक बात और यहाँ पर आपको बताना चाहूँ जो आप लोग नहीं जानते होंगे, अगर कभी लिख कर के आ जाए महासागर परपटी, महासागर परपटी, महासागर परपटी मेटल का ही दूसरा नाम है। किसका नाम है, मेटल का ही दूसरा नाम होता है। ये किससे निर्मित होती है, सीमा से। सिलिका एंड मैग्नीशियम इसमें खनिज पाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है भैया आपका, यहाँ पर है आग्नेय और अवसादी सेल वाला। तो ये भी क्वेश्चन एक सदाबहार क्वेश्चन मानो, क्योंकि हर बार एग्जाम में टॉप करता है ये क्वेश्चन। पिछली बार भी 2-3 वर्षों से भी लगातार पूछा गया है। अभिकथन, आग्नेय और अवसादी सेल कायांतरित सेल में परिवर्तित हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कारण, कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब से बनते हैं, ये भी सही है। तो दोनों बातें आपकी सही हो जाएंगी। तो पहला वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पहला वाला यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर अतिरिक्त चीज़ें बताऊँ, चलिए बता देता हूँ जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगी। जो पहली सेल होती है, चट्टान होती है आग्नेय, ये मैग्मा के ठंडे होने से होती है, मैग्मा से बनी होती है, मैग्मा लावा से, है ना। आग्नेय 2 प्रकार की होती है, बहिर्वेदी और अंतर्वेदी। बहिर्वेदी जो बाहर आकर के जम जाए, धरातल पे जम जाए, उसको बहिर्वेदी बोलते हैं। अंतर्वेदी यानी कि अंतर्वेदी उसको बोलते हैं जो अंदर ही धरातल के नीचे ही जम जाए, वो अंतर्वेदी होती है। अंतर आपने इतना दोनों को समझ लिया होगा, बहिर्वेदी आग्नेय और अंतर्वेदी आग्नेय। अंतर जो कि अंदर ही जम जाए धरातल के नीचे ही, बहिर जो बाहर धरातल के ऊपर के आकर के जम जाए मैग्मा, ठीक है ना। और एक आपकी होती है अवसादी। अवसादी याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अवसादी में जीवाश्म भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, अवसादी चट्टान में ना जीवाश्म भी पाए जाते हैं, इसीलिए इसको परतदार सेल भी बोलते हैं। दोनों आपके यहाँ पर सही दिए गए, पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर बात करेंगे। ये लो भैया क्वेश्चन आ चुका, ये भी सदाबहार क्वेश्चन है। तैराक मृत सागर में प्लव कर सकते हैं। प्लव का मतलब होता है तैर सकते हैं भैया, तैर सकते हैं आपके तैराक मृत सागर में। एक बात आपको पता होनी चाहिए, मृत सागर यानी कि मर गया सागर, डीड सी। यहाँ पर लिखा होगा आपका
स्विमर्स कैन फ्लोट इन द डीड सी, मरा हुआ सागर, मृत सागर। दरअसल मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँ, जो आपका मृत सागर है, क्या है दोस्तों, मृत सागर है, ये इजराइल में है। कहाँ पर है, इजराइल में यह मृत सागर है। यहाँ पर इस जल में ना बहुत ही खारा पानी है। कैसा पानी है, बहुत ही खारा पानी, यानी कि नमक ही नमक है। इसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक है, नमक की मात्रा। इसलिए दोस्तों इसमें तैरने वाले व्यक्ति जो स्विमर्स होते हैं वो यहाँ पर में तैर सकते हैं, प्लव कर सकते हैं। नमक की अधिकता के कारण जल की संघनता उच्च होती है। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका सेकंड वाला हो जाएगा। कौन सा दोस्तों होगा, यहाँ पर सेकंड वाला होगा। नमक की मात्रा जल की संघनता बना देती है, इसलिए तैराक तैर सकते हैं। एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन था। अगला, महासागरीय जल को लगातार उठने और गिरने की घटना को ज्वार भाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्वार भाटा बोलते हैं। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है जो कि अमेजन बेसिन से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से कथन अमेजन बेसिन के बारे में सही है। अमेजन बेसिन के बारे में आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। चलिए बताता हूँ आपको। यहाँ पर यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ की जलवायु गर्म रहती है और नम भी रहती है। रात के टाइम 0 डिग्री पर तापमान चला जाता है, दिन के टाइम बहुत ही हाई हो जाता है यहाँ का तापमान। तो दोनों बातें यहाँ पर सही हो जाएंगी, यानी कि पहला वाला कथन तो यहाँ पर बिल्कुल सही दिया गया है। आगे यहाँ पर है, यहाँ का मौसम दिन व रात दोनों के समय ही लगभग समान रूप से गर्म व आर्द्र होता, सही है। अमेजन बेसिन में प्रतिदिन वर्षा होती है, सही है। दिन का तापमान उच्च व रात के समय तापमान कम हो जाता है, सही बातें हैं। तो यहाँ पर चारों बातें आपकी सही दी गई हैं। आपको यहाँ पर अमेजन बेसिन के बारे में पूरी की पूरी जानकारी भी प्राप्त हो चुकी, जो कि यहाँ पर आपको मैंने बता दिया। चलिए आगे यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा कारण प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को प्रभावित नहीं करता। नहीं वाला बताना है। वनस्पति, भूभाग, जलवायु, ऊंचाई। राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या होगा, वनस्पति। वनस्पति प्राकृतिक संसाधनों के वितरण को प्रभावित नहीं करती हैं। भूभाग करता है, जलवायु करता है और ऊंचाइयाँ करती हैं। तो पहला वाला यहाँ पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित युगलों का मिलान कीजिए या विचार कीजिए। फिर नीचे लिखा है उपयुक्त युग्म में से युग्म सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है। जो भैया खनिज होते हैं ये प्राकृतिक संसाधन होते हैं। खनिज प्राकृतिक संसाधन होते हैं। सड़क मानव निर्मित संसाधन है। कोयला नवीकरण संसाधन नहीं है, बल्कि अनवीकरण है, अनवीकरण होती है, ठीक है ना। तो पहला ए और बी यहाँ पर सही दिया गया है। ए और बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सी आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। इन सभी में सी था, है ना, ये सभी आपके गलत यहाँ पर हो जाएंगे। तो पहला वाला यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर भी। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए कथनों में से सही विकल्प का चयन करें। अब आपको यहाँ पर सही वाला विकल्प चुनना है। कृषि एक मूलभूत क्रिया है। कृषि एक आधारभूत, यानी कि अगर कृषि ना हो तो हम लोग जिंदा ही नहीं रहेंगे। खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, है ना। पी तो पानी सकते हैं, परंतु अन्न के बगैर जीवित रहना बहुत ही ना मतलब कि संभव नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर आपका पहला वाला क्या होगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि मूलभूत क्रिया है। कृषि एक कैसी है, मूलभूत क्रिया है। तो पहला वाला यहाँ पर कथन आपका सही दिया गया है। मृदा की अनुकूल स्थलाकृति कृषि के लिए आवश्यक है। अगर मृदा उपजाऊ होगी, अनुकूल होगी कृषि के लिए, तो वो स्थलाकृति कृषि के लिए आवश्यक होती है। उचित जलवायु कृषि के लिए आवश्यक है। उचित जलवायु भी आवश्यक होती है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं उसे कृषिगत भूमि कहा जाता है। फसलें उगाई जाती हैं उसे कृषिगत भूमि कहा जाता है। क्या ये बातें आपकी चारों ही सही हो जाएंगी। लग तो बिल्कुल चारों ही सही लग रही हैं, परंतु इस क्वेश्चन का राइट आंसर पहला वाला हो जाएगा। ए बी सी डी सभी सही हैं, सभी सही हैं दोस्तों, सभी सही हैं कृषि के बारे में। चलिए आगे यहाँ पर बात करेंगे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, कहता है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही जवाब दीजिए। अभिकथन ए, विविधता का सम्मान करना समानता सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। विविधता का सम्मान करना, बिल्कुल सही बात यहाँ पर कही गई दोस्तों। विविधता सम्मान को दर्शाती है, ना कि भेदभाव को दर्शाती है, ठीक है ना। विविधता एक सम्मानीय शब्द होता है। तो पहला वाला कथन यहाँ पर दोस्तों कैसा हो जाएगा, बिल्कुल सही कथन यहाँ पर आपका हो जाएगा। एक भाषा को बढ़ावा देने से देश में एकता आएगी और समानता सुनिश्चित होगी, बिल्कुल गलत। एक भाषा को नहीं, बल्कि जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं भारत में, हिंदी, तेलुगु, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, हरियाणवी, महाराष्ट्र, मराठी, जितनी भी भाषाएं भारत में हैं सभी भाषाओं को बढ़ावा देना चाहिए, तभी तो विविधता पनपेगी, है ना। एक भाषा से नहीं होता है।
तो आपका भैया पहला तो राइट है, दूसरा यहाँ पर गलत है। राइट आंसर क्या होगा, ए सही है परंतु आर गलत है, थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पूर्वाग्रह से ग्रसित कथन है। पूर्वाग्रह वाला कथन आपको यहाँ पर बताना है, कौन सा पूर्वाग्रह से जकड़ा हुआ कथन है यानी कि ग्रसित कथन है। राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ग्रामीण लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी से अज्ञान होते हैं। क्या गाँव के लोग टेक्नोलॉजी से बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं यानी कि जानते ही नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ये तो पूर्वाग्रह का यहाँ पर कथन दिया गया है। थर्ड वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सभी आपके सही थे, यानी कि वो पूर्वाग्रह वाला आपको बताना था। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कहा गया है भारत के संविधान को एक जीवंत प्रपत्र के रूप में माना गया है, निम्नलिखित में से उपरोक्त को प्रमाणित नहीं करता है। किसको प्रमाणित नहीं करता है आपको यहाँ पर बताना है। भारत का संविधान आंशिक या काफ़ी लचीला, इसे संशोधित किया जा सकता है। बिल्कुल संशोधित किया जाता है और संशोधन लगातार होते ही रहते हैं भारत के संविधान में। संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में न्याय की अनुमति भी देता, सही है। संविधान द्वारा स्थापित लोकतंत्र आदर्श इसकी पुनर्व्याख्या में सहायता करते हैं, सही है। भारत का संविधान कई अन्य देशों के संविधानों से प्रेरित है, ये तो बात बिल्कुल सही नहीं है, ये बात सही नहीं है। कई देशों से प्रेरित है, संविधान से प्रमाणित नहीं करता है ना। फोर्थ वाला इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष से भी एग्जाम में बहुत क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का एक राजकीय धर्म गणराज्य होना चाहिए, सभी धर्मों के विरुद्ध का कोई भी राजकीय धर्म नहीं होता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का कोई भी राजकीय धर्म नहीं होता, ये सभी धर्मों को समान मानता है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, नियमित और अनियमित कर्मचारियों के संबंध में। नियमित यानी कि जो रेगुलर होते हैं इनका नियमित वेतन होता है, नियमित ड्यूटी होती हैं, साल में कुछ गिनी चुनी इनको छुट्टियाँ मिलती हैं। अनियमित जो कि जिसको विशेष मौसम में कुछ ही काम मिल जाए तो वो अनियमित होता है, बगैर मतलब कि ऐसे ही बैठा रहे है ना, वो अनियमित होता है। अब आपको यहाँ पर राइट आंसर बताना है, कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आइए बात करेंगे यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आपका यहाँ पर हो जाएगा। नियमित कर्मचारियों की वार्षिक छुट्टी के रूप में कुछ ही दिन मिलते हैं। नियमित कर्मचारियों को वार्षिक छुट्टी के रूप में कुछ ही दिन मिलते हैं, तो ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है दोस्तों। कुछ ही दिन, उनका मन हो तो वो छुट्टी ले सकते हैं, ठीक है ना, ये यहाँ पर गलत लग रहा है। अनियमित मजदूरों द्वारा छुट्टी लेने की स्थिति में वेतन की कटौती नहीं होती है। क्या वेतन की कटौती नहीं होती है अनियमित में? अनियमित में वेतन की कटौती नहीं होती है, क्या आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कटौती नहीं होती है क्योंकि ये अनियमित होते हैं। क्या कैसे होते हैं? अनियमित होते हैं, सही हो जाएगा। फैक्ट्री मालिक द्वारा फैक्ट्री बंद किए जाने के बावजूद भी अनियमित मजदूरों को नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि वो अनियमित हैं। वो दूसरी फैक्ट्री में चले जाएंगे, एक से छूटेंगे तो दूसरी में वो चले जाएंगे, तो इनकी कोई वेतन कटौती नहीं होती क्योंकि ये अनियमित होते हैं। इनको तुरंत रुपए चाहिए है ना, नगद चाहिए होता है। तो पहला छोड़ के यहाँ पर आपके 20 ही सही हो जाएंगे। थर्ड वाला राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, निम्न कथनों ए और आर पर विचार करें और उपयुक्त विकल्प चुनें। सहकारी संस्थाओं का निर्माण कर स्वरोजगार में लगे लोग अच्छी कमाई कर सकते हैं। स्वरोजगार में लगे लोग अपने उत्पाद का उचित मूल्य बाजार से नहीं पा सकते हैं। यहाँ पर आपको राइट आंसर का जवाब देना है। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा ए सही है, आर गलत है, क्योंकि नहीं पा सकते, बिल्कुल पा सकते हैं। यहाँ पर नहीं के कारण ये कथन यहाँ पर गलत हो गया। चलिए आगे यहाँ पर बात करेंगे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन कहता है, अगर जनता किसी विशेष सरकारी कानून से असंतुष्ट है तो वह अपना असंतोष धरनों और जुलूसों के आयोजन द्वारा व्यक्त कर सकती है। इन शांतिपूर्ण विरोधों के उद्देश्य हैं, यानी कि जुलूसों या धरना देना है ना, इनके उद्देश्य क्या होता है आपसे यह पूछा गया है। विधि निर्माण के विरुद्ध जनमत की लामबंदी, इसको वापस लेने के लिए सरकार का दबाव बनाना, अपने असंतोष को सरकार से व्यक्त करना, सरकार को अस्थिर करने की योजना बनाना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका हो जाएगा पहला वाला भी, दूसरा वाला भी, तीसरा वाला। सरकार की अस्थिर करने की योजना बनाना नहीं होता है, बल्कि विधि निर्माण के विरुद्ध जनमत की लामबंदी होती है। वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव डाला जाता है, अपने असंतोष को सरकार तक व्यक्त करना होता है। ABC इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर
पहला वाला आपका माना जाएगा। यहाँ पर डी वाला आपका नहीं होगा, क्योंकि सरकार को आय स्थिर करने की योजना बिल्कुल भी नहीं होती है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर अगले प्रश्न की। यहाँ पर अगला क्वेश्चन जो कि महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा गया, इसलिए महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रावधान कौन से हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि महिलाएं घर के बाहर काम कर सकें? सरकार ने यह अनिवार्य किया कि जिस संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या 30 से अधिक है उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी क्रेच की सुविधा देनी चाहिए, यानी कि शिशु सदन यानी कि 30 से अधिक महिलाएं, उनके बच्चे भी होते हैं ना, बच्चे भी होते हैं। अगर महिलाएं बाहर काम करेंगी, उनके बच्चों को कौन खिलाएगा पिलाएगा, कहाँ पर रखे जाएंगे बच्चे, तो शिशु सदन की भी वहाँ पर ज़रूरत होती है। तो ये बात तो पहली वाली तो सही है। महिलाओं के लिए अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करने के द्वारा, अधिक रोजगार अवसर उत्पन्न करने के द्वारा, ये यहाँ पर सही नहीं है। कई गाँवों में सरकार द्वारा विभिन्न आंगनबाड़ियों और बालवाड़ियों खोलने के द्वारा ये किया गया है, महिलाओं के घर से बाहर काम कर सकेंगे, ये सुनिश्चित किया गया है ना। डी भी यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ पर पहला वाला और सी वाला, ए और सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। थर्ड वाला राइट आंसर होगा, केवल और केवल ए और सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न कहता है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 निम्न में से शामिल करने के लिए घरेलू शब्द विस्तार करता है। घरेलू शब्द क्या विस्तार यहाँ पर करता है? साझा घर में रहने वाली या साथ रहने वाली महिलाओं को। राइट आंसर यहाँ पर आपका पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है जो कि यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान जो भारत के संविधान द्वारा समानता को स्थापित करते हैं, सही विकल्प चुनें। किसको स्थापित करने की बात कही गई है? समानता की। जिन्होंने कोई भी अपराध किए हैं वे कानून की दृष्टि में समान है। क्या अपराध करने वाला व्यक्ति कानून की दृष्टि में समान है? यानी कि जिन्होंने कोई भी अपराध किए हैं वे कानून की दृष्टि में समान है। तो यहाँ पर पहला वाला स्टेटमेंट सही होगा या गलत होगा? तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों समान है? उनको जेल में डालना चाहिए। अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। यहाँ पर क्वेश्चन था आपके समानता वाला, समानता को स्थापित करने वाले उदाहरण आपको चुनने हैं। पहला तो बिल्कुल नहीं होगा। अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है, ये तो बात सही है, ठीक है ना। बी तो यहाँ पर आपका कैसा हो जाएगा? बी वाला यहाँ पर बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, नस्ल आदि पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये भी समानता को स्थापित करता है। ग्राम पंचायत, ये तो बेकार की बातें हैं। आपको समानता से बात करनी है और कुछ भी नहीं देखने हैं, चाहे कुछ भी यहाँ पर दे दिया जाए। पहले क्वेश्चन में जो पूछा गया उस पर ध्यान दो। संविधान द्वारा समानता वाला कथन आपका अस्पृश्यता का उन्मूलन, जाति लिंग भेदभाव मतलब कि जाति लिंग के आधार पर जाति भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये भी समानता को स्थापित करता है। बी और सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। बी सी यानी कि सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, इस्लाम में रहने वाले लोगों को वहाँ से हटाए जाने के केस के संदर्भ में भारत के उच्चतम न्यायालय ने कहा, कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों के बिना जीवित नहीं रह सकता है। इस कथन के द्वारा न्यायालय किन दो अधिकारों को जोड़ती है कि व्यक्तियों को जीवित रहने के लिए उनके संसाधन को छीना नहीं जा सकता, जी सकता है हर व्यक्ति, चाहे वो झोपड़पट्टी में रहे, चाहे वो स्लम यानी कि गंदे वाले क्षेत्र में रहे। बड़े बड़े शहर में ना स्लम बस्तियां पाई जाती हैं, जैसे मुंबई में ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी। तो जीवन का अधिकार किस में है? अनुच्छेद 21 में है, आपको पता ही होगा। जीवन का अधिकार और भोजन का अधिकार होगा। जीवन का अधिकार, जीवो परिजन का अधिकार, जीव को परिजन का अधिकार, और भोजन का अधिकार, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पर आपका हो जाएगा जीवन का अधिकार और जीविकोपार्जन का अधिकार, सेकंड वाला, जीविकोपार्जन का और जीवन का अधिकार, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, आपको यहाँ पर मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। चलिए आपको यहाँ पर मिलान करके इस क्वेश्चन को बताता हूँ। सफाई कर्मचारी मैनुअल स्क्वेशर्स यानी कि प्रोहिबिशन अधिनियम में आता है, और उसी के साथ जो आपकी अनुसूचित जनजाति है ना, जनजाति है, ये वन अधिकार अधिनियम में आती है, ठीक है ना। और जो मुस्लिम अल्पसंख्यक है ना, ये सच्चर कमेटी है, आपकी सच्चर कमेटी रिपोर्ट में आती है। और अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम, ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे याद आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर 4 वाला यहाँ पर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। अत्याचार निवारण अधिनियम में किन व्यक्तियों की बात कही गई है? अनुसूचित जाति की बात कही गई है। वन अधिकार अधिनियम में अनुसूचित जनजाति की बात कही गई है।
सच्चर कमेटी में मुस्लिम अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने की बात कही गई है। मैनुअल स्क्वेशर्स प्रोहिबिशन अधिनियम में सफाई कर्मचारी की बात कही गई। राइट आंसर 4 वाला यहाँ पर आपका हो जाएगा, ध्यान में रखना क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से क्या सामाजिक विज्ञान की संकल्पना हाशिए पर होना का विपरीत होगा। हाशिए पर होना इसका मतलब होता है घेटोआइजेशन। विपरीत यानी कि उल्टा वाला आपको बताना है। हाशिया का उल्टा यानी कि घेटोआइजेशन का उल्टा क्या होगा, विस्थापित, मुख्यधारा होना, कलंकित होना। राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा मुख्यधारा होना। मुख्यधारा का मतलब क्या होता है इंग्लिश में समझ लो। यहाँ पर आप लोग समझ लो मेंस स्ट्रीमिड है ना, मेन स्ट्रीमिड इसका मतलब होता है मुख्यधारा। इतिहास में प्रयोग होने वाले लैटिन शब्द एनो डोमिनी का अर्थ है। एनो डोमिनी का मतलब क्या होता है आपको यहाँ पर बताना है। द बर्थ ईयर ऑफ लॉर्ड, पहला वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। ईसा मसीह के जन्म के वर्ष को ही एनो डोमिनी बोलते हैं। एक बात आपको बताना चाहूँ, जैसे ये रेखा मैंने यहाँ पर बना दी, क्या बना दी, ये रेखा बना दी और बीच में मैंने एक कट लगा दिया, ठीक है ना। यहाँ पर है ईसा मसीह, ये कौन है, यहाँ पर है ईसा मसीह का जन्म है ना, ईसा मसीह है यहाँ पर ये। और इससे जो पहले वाला टाइम होगा ईसा मसीह के पहले का होगा और ये ईसा मसीह के बाद का टाइम होगा, जो कि हम लोग वर्तमान में हैं तो ये ईसा मसीह के बाद का टाइम है, जिसको ईसवी बोलते, क्या बोलते हैं, ईसवी बोलते हैं, ईसवी है ना, ईसवी बोलते हैं। यानी कि करंट एरा इसको बोलते हैं, जिसको एडी मतलब कि वर्तमान काल को ही एडी यानी कि एनो डोमिनी बोलते हैं और पीछे का टाइम को बीसी बोलते हैं यानी कि बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। तो आपको पता होगा एडी, एनो डोमिनी को शॉर्टकट में एडी बोलते हैं। जैसे आपको 2025 लिखना है तो आप एडी 2025 लिखोगे, हिंदी में 2025 ईस्वी लिखोगे। ईस्वी का मतलब ईसा का जन्म का जो बाद का टाइम है, जो वर्तमान में चल रहा है, तो इसलिए राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर यहाँ पर दे दिया जाता बीसी का मतलब क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का टाइम बिफोर क्राइस्ट में आता है। और एनो डोमिनी जो कि वर्तमान काल को कहते हैं, इसको करंट एरा भी कहते हैं है ना, सीए भी कहते हैं, एडी भी कहते हैं, जो कि वर्तमान में चल रहा है। ईसा मसीह के जन्म का वर्ष एनो डोमिनी कहा जाता है, जो कि वर्तमान में चल रहा है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है, जहाँ पर क्वेश्चन कहता है इतिहास पाठचर्या से अपेक्षित है, मुख्यतः चर्चा करे। मुख्यतः किस पर चर्चा करे, विवादों पर चर्चा करे, या विवादों पर तो इतिहास में चर्चा करनी चाहिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। लोगों के शांतिपूर्ण जीवन की भी चर्चा करनी चाहिए, सत्ता एवं प्रभुत्व की भी चर्चा करनी चाहिए, खोजों की भी चर्चा करनी चाहिए। राइट आंसर 4 ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर बात करेंगे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन जो ये शुरू हो चुके हैं, ये क्वेश्चन पेडागोजी के हैं। किसके क्वेश्चन है, पेडागोजी के यह क्वेश्चन है। आप लोग यहाँ पर देखोगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पेडागोजी के ट्रेंड करते हैं, वही क्वेश्चन कराऊंगा जो ट्रेंड करेंगे। निम्नलिखित विषयों कौशलों को उस क्रम में जिसमें उन्हें सामाजिक विज्ञान में शिक्षक द्वारा मानचित्र कौशल को पढ़ाते हुए जोर देने की आवश्यकता है, व्यवस्थित कीजिए। तो इनको आपको क्रम में लगाना है। संकेतक, दिशाओं का ज्ञान, मानचित्र का पैमाना, अवस्थिति। यानी कि एक शिक्षक या शिक्षिका है, बच्चों को मानचित्र मतलब कि मैप बेस स्किल सिखाना चाहती या चाहता है, तो उसको आप सबसे पहले क्या करवाओगे, यानी कि कौन सी चीज़ की आवश्यकता होगी, क्या करोगे, सबसे पहले क्रम में आपको यहाँ पर लगाने को कहा गया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर करना क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दिशाओं का ज्ञान पहले नंबर पे यहाँ पर होना चाहिए। पहले नंबर पे क्या होना चाहिए, दिशाओं का यहाँ पर सभी बच्चों को आपको ज्ञान कराना चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद मानचित्र पैमाना का ज्ञान होना चाहिए, है ना, मानचित्र पैमाना का। उसके बाद संकेतक का ज्ञान होना चाहिए, कौन ईसा पूर्व मतलब कि कौन आपके उत्तर में होगा, कौन दक्षिण में होगा, कौन पूर्व में होगा, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। लास्ट में आपकी अवस्थिति आएगी, लास्ट में डी आएगा। डी लास्ट में किस में है, सेकेंड में है, तो सेकेंड वाला यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है, माध्यमिक स्तर की सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका निम्न सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है, विविध प्रकार की निर्देशात्मक योजनाओं का उपयोग करना, विविध प्रकार की निर्देशात्मक योजनाओं का उपयोग करना एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षक की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो पहला वाला यहाँ पर कैसा दिया गया, बिल्कुल सही हो यहाँ पर हो जाएगा। अन्य विषयों के साथ संपर्क बनाना, जो अन्य विषय होते हैं उनके साथ भी संपर्क स्थापित यहाँ पर करना चाहिए। क्या ये बात यहाँ पर सही होगी, तो यहाँ पर ये भी बात बिल्कुल सही हो जाएगी।
विद्यार्थियों को यह पढ़ाना कि यह क्या सही है क्या गलत है, क्या विद्यार्थियों को यह बताना चाहिए ये सही है या ये गलत है, ये तो गलत है मेरे हिसाब से, ये तो यहाँ पर गलत है आपका। समझदार तरीके से स्वतंत्रता का पालन करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें, ये बात सही है। सी को छोड़कर ए बी डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पहला वाला राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, यहाँ पर पहला वाला राइट आंसर आपका हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित में से किन सामग्रियों का मुख्य लौह एवं इस्पात उद्योगों के वितरण का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो आपको पता करना है लौह और इस्पात उद्योग। तो कैसे पता करोगे? एटलस यानी कि ग्लोब की सहायता या एटलस बुक की सहायता से, कथपरक मानचित्र के द्वारा या रेखा चित्र के द्वारा। सबसे उपयुक्त कथन यहाँ पर जो होगा वो हो जाएगा आपका एटलस और कथपरक मानचित्र, रेखा चित्र से नहीं पता चलेगा। ए और बी यहाँ पर राइट आंसर आपके दो पहले वाले हो जाएंगे, ए और बी। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, क्या कहता है, आप स्थानांतरी कृषि के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो आपको यह पता लगाना है कि रोका एवं लदांग कहाँ अपनाई जाती है। आप विद्यार्थी से विश्व मानचित्र पर किन देशों को अंकित करने के लिए कहेंगे। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आपको पता होना चाहिए जो झूम खेती होती है इसको विश्व में अनेक नामों से पुकारा जाता है। जैसे रोका यहाँ पर लिख दूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रोका कहते हैं ब्राज़ील में, रोका झूम खेती को कहते हैं ब्राज़ील में, कहाँ पर? ब्राज़ील में कहते हैं इसको रोका। और लदांग कहते हैं इंडोनेशिया में, लादांग जो बोलते हैं मलेशिया में भी बोलते हैं। कहाँ पर बोलते हैं? मलेशिया में भी बोलते हैं और इंडोनेशिया में भी बोलते हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया में झूम खेती को लादांग के नाम से भी जाना जाता है। तो रोका और लादांग कहाँ पर होगा? ब्राज़ील और मलेशिया, है ना। सेकंड वाला यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोई यहाँ पर पेडागोजी का क्वेश्चन बना दिया गया, लेकिन क्वेश्चन का देखो तरीका कैसे एग्जामिनर ने बनाया। स्थानांतरी कृषि करके यानी कि झूम खेती करके रोका और लदांग कहाँ की खेती है उससे बना दिया गया। यहाँ पर राइट आंसर आपका यहाँ पर ब्राज़ील और मलेशिया हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मिल्पा दे दिया जाए, मिल्पा कहाँ पर बोलते हैं स्थानांतरी या झूम खेती को? तो मिल्पा बोलते हैं मैक्सिको में मिल्पा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैक्सिको में झूम खेती यानी कि स्थानांतरित खेती को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बात करेंगे। और उत्तर पूर्वी भारत में इसको क्या बोलते हैं? झूम खेती बोलते हैं, झूम कृषि बोलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक विज्ञान के छात्रों में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक है? क्या चीज़ आवश्यक है? छात्रों को व्यक्तिगत रूप से काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, व्यक्तिगत रूप से, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत। विचारोत्तेजक सवाल पूछना, विचार उत्पन्न करने वाले सवाल पूछने चाहिए, सही। शिक्षण के दौरान चुप रहने का प्रशिक्षण देना, चुप रहने का तो बिल्कुल नहीं दोगे। छात्रों के अलग अलग विचारों को महत्व देना, ये सही हो जाएगा। बी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, है ना। कौन सा होगा आपका? बी डी हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है जो कि काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था हम महार हैं, ये कथन जो है ये अंबेडकर का है ना। अंबेडकर जी के बारे में लिखा गया कथन है, जो कि एक बार वो अपने कहीं पर आ रहे थे, है ना, घर पे आ रहे थे या कहीं बाहर जा रहे थे, मुझे शायद याद नहीं है। तो वो ट्रेन से उतरे, है ना, लेट हो गए थे, शाम होने को आई थी। तो अंबेडकर साहब स्टेशन मास्टर ने उनसे जवाब पूछा, है ना। तो अंबेडकर साहब ने कहा कि हम महार हैं, है ना, जवाब दिया था महार है, महार जाति से बिलोंग करते हैं अम्बेडकर जी। उनका पता चला कोई भी गाड़ी वाहन अछूत वर्ग की सवारी को लेकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था, यानी कि महार जाति को गंदा व नीचा समझा जाता था, इसलिए कोई भी सवारी वाला उनको बिठा नहीं रहा था, शाम हो चुकी थी। एक शिक्षक के रूप में इस वृत्तांत को आप निम्न में से किन संकल्पनाओं के साथ जोड़कर रखेंगे? यानी कि इसमें तो भेदभाव किया गया जाति वाला, रूढ़िवाद धारणा या पूर्वाग्रह या नस्ल भेद है या भेदभाव है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ये बात जो कही गई है ये आपकी किससे संबंधित होगी दोस्तों? ये बात आपकी संबंधित यहाँ पर हो जाएगी भेदभाव से और पूर्वाग्रह से। यहाँ से बी और डी से संबंधित हो जाएगी, बी और डी से संबंधित हो जाएगी। सेकंड वाला यहाँ पर राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर बात करेंगे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है जो कि इम्पोर्टेंट है, इसी प्रकार के एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको स्रोतों पर आधारित मध्ययुगीन भारत के समय के
धुमत्तुओं यानी कि बंजारों को प्रस्तुत करना है तब उन्हें आप चित्रित करेंगे, यानी कि बंजारों को दिखाना है तो हम लोग क्या करेंगे, एक रंग बिरंगे कपड़े पहने में दिखाओगे तो ये भेदभाव को दर्शाता हमेशा ही गलत होता है। एक उग्र हिंसक अगर हिंसक के रूप में दिखाओगे तो हिंसक भावनाएं उत्पन्न होंगी, गलत होगा। एक महत्वपूर्ण व्यापार करने के समुदाय की तरह दिखाना चाहिए। तो ये जो बंजारा समुदाय था, है ना, बंजारा जो समुदाय था ये मुख्य खाना बदोश व्यापारी थे। कैसे व्यापारी थे? खाना बदोश। खाना बदोश व्यापारी कौन थे? बंजारे लोग थे, जो कि बंजारों का प्रयोग अलाउद्दीन खिलजी, याद आ गया, अलाउद्दीन खिलजी था ना, इसने बंजारों का प्रयोग किया था अपने साम्राज्य में अनाज को ढोने के लिए, ठीक है ना। ये जानवरों का शिकार करते थे, फल मूल भी इकट्ठा करते थे। कौन? बंजारे समुदाय एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करते थे, इसीलिए इनको घुमत्तू भी बोलते हैं, धुमत्तू भी बोलते हैं, बंजारा भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये व्यापारी थे। क्या थे? व्यापारी थे। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, निम्न कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ए, अंग्रेजों के प्रति निष्ठा को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने भारतीय विद्यालय की सामाजिक विज्ञान पाठचर्या में नागरिक शास्त्र को लाया। सही बात है। इसे हाल ही के वर्षों में राजनीतिक विज्ञान से प्रस्तावित किया गया, क्योंकि यह विषय विश्वविद्यालय में अधिक आकर्षक एवं लोकप्रिय है। आकर्षक लोकप्रिय तो है, लेकिन हाल में ही इसको नहीं लाया गया है, ये बात तो गलत है। यहाँ पर पहली सही है, दूसरी गलत है। तो राइट आंसर यहाँ पर थर्ड ऑप्शन इस क्वेश्चन का हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसको सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में प्राथमिक स्रोत के रूप में नहीं माना जाएगा। तो मैंने आपको हर बार बताया होगा प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत के बारे में। प्राथमिक स्रोत आपके होते हैं प्रत्यक्ष, जैसे आत्मकथा हो गई, डायरी हो गई, आंखों देखा गया किसी चीज़ का हालिया, मतलब कि हालिया घटना हो गया, वर्णन हो गया, जो मतलब आंखों से देखा गया हो, वो प्राथमिक में आती है। मित्रों को लिखे पत्रों को, निजी डायरी की प्रविष्टियों को, जनरल में प्रकाशित एक पुस्तक की समीक्षा, एक व्यक्ति की हस्तलिखित अर्थ प्रबंधों को। नहीं वाला आपको बताना है, यानी कि गलत वाला आपको बताना है। तो गलत यहाँ पर आपका कौन सा हुआ? गलत यहाँ पर हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा? मित्रों को लिखे पत्र, ये प्रत्यक्ष होंगे, यानी कि ये प्राथमिक में आपके आ जाएंगे। निजी डायरी भी प्राथमिक में ही आ जाएगी। जनरल द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक की समीक्षा, जनरल में प्रकाशित एक पुस्तक की समीक्षा करना, किसी चीज़ की समीक्षा करना या उसके संग्रह करना, ये दोनों चीज़ें किस में आती हैं? ये द्वितीयक में आती है, यानी कि सेकेंड सोर्स में आती है, ना कि प्राइमरी सोर्स में आती हैं, है ना। किसी चीज़ की समीक्षा करना, मूल्यांकन करना, ये सारी जानकारियाँ आपकी द्वितीयक में आती हैं, यानी कि सेकेंड सोर्स में आती हैं। ये आपकी प्राथमिक में हो जाएगी, ये भी प्राथमिक में हो जाएगी, और लास्ट वाला भी, क्योंकि हैंड रिटन है, क्योंकि हाथ से लिखा गया चीज़ भी प्राथमिक होती है। आपकी यहाँ पर ये थर्ड वाली नहीं होगी, है ना, इसकी समीक्षा की बात कही गई है, इसलिए नहीं होगा। राइट आंसर थर्ड वाला इस क्वेश्चन का हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? कुछ उदाहरणों से ज्ञात करें और व्याख्या करें। यह प्रश्न छात्रों की योग्यता का मूल्यांकन करता है। किस योग्यता का यहाँ पर मूल्यांकन करता है कि जीव जंतु इतने अलग अलग कैसे हैं और इनके रहने के तरीके भी अलग अलग होते हैं, ये किस कारण से होते हैं? यह बात जो है ये किस मूल्यांकन की बात यहाँ पर करता है, वही वाला कथन आपको यहाँ पर बताना है। क्या यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, विभिन्न संदर्भों में अवधारणाएं लागू करने की यहाँ पर बात कही गई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, मिडिल स्तर पर एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण विषय को पूरा करके अपने विद्यार्थियों में सहयोग के कौशल का आकलन करना चाहती है। उसके उद्देश्य की पूर्ति निम्न में से सर्वाधिक होगी। यानी कि एक टीचर है, उसने अपने बच्चों को ना प्राकृतिक, वनस्पति और जीव जंतुओं के संरक्षण के बारे में बता दिया है ना, बिल्कुल बता दिया है। तो वो उद्देश्य की पूर्ति करना चाहती है। सर्वाधिक क्या होगी यहाँ पर? कौन सा कथन यहाँ पर राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा? तो राइट आंसर होगा समूह में कोलाज बनाना। समूह में कोलाज बनाना, यहाँ पर राइट आंसर होगा कोलाज मेकिंग इन ग्रुप्स। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य यह दर्शाता है कि विद्यार्थियों ने जनसंख्या पिरामिड का संप्रत्य समझ लिया? जनसंख्या पिरामिड ये ज्योग्राफी का मुद्दा होता है। समझ लिया कैसे समझ सकते हैं? मतलब कि समझ लिया, जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है आपको यहाँ पर बताना है। जनसंख्या जो पिरामिड होता है ना, इसमें क्या होता है जनसंख्या आयु लिंग संगठन का आलेखी निरूपण होता है। जनसंख्या का अनुपात कैसा है, आयु कितनी
कितनी बुजुर्ग है, कितने बच्चे हैं, कितनी महिलाएं हैं, है ना, उसका संगठन क्या है। तो ये सभी चीज़ें आपकी जनसंख्या पिरामिड में दर्शाई जाती हैं, इसलिए सेकंड ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए यहीं तक है। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ दबा के शेयर करो। लाइक तो आप लोग वीडियो को करके ही जाना। कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर दो, जो आपका दिल करे वो वाला कमेंट कर दो, ठीक है ना। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।